इन दिनों देश में एक देश एक चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। भारत सरकार ने इस संबंध में एक कमेटी बनाई थी, जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि तमाम जो विपक्षी दल एक देश एक चुनाव को लेकर के विरोध कर रहे हैं, उनकी जो आपत्तियां हैं उनको दूर करके एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जाए जो सभी को मंजूर हो। समिति ने अपनी रिपोर्ट और इसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है कि उस रिपोर्ट की जो भी बातें हैं वो है मदन मोहन छाबड़ा, जो कि हमारे साथ यहाँ मौजूद। तो स्वागत है छाबड़ा साहब। अ, नमस्कार। एक देश एक चुनाव के आप संयोजक बनाए गए हैं। सह संयोजक बनाए हैं। सह संयोजक है। अच्छा, तो ये एक देश एक चुनाव काफ़ी लंबे से इस पे चर्चा हो रही है, देश में बहस भी हो रही है, संसद में भी कई बार ये मुद्दा उठा कि जिस तरीके से इस समय कभी भी पूरे देश में एक समय में ही चुनाव कराया जाए। ये क्या परिकल्पना है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? जी, देखिए, पहले तो अभी आपने एक बात कही कि रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता के अंदर जो कमेटी बनी, उसने एक कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है और वो कानून जो है वो लोकसभा के अंदर पेश हुआ और जेपीसी बना दी गई। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई जो उस कानून के ऊपर विवेचना कर रही है। वो संसद के अंदर उसके ऊपर बातचीत उनकी जो है वो होने से पहले, मतलब आपस में सभी दल मिल के उसके ऊपर चर्चा करें, ऐसी सोच उसके ऊपर है कि एक कंसेंसस बने सारे देश के अंदर। उस कंसेंसस, इस चीज़ को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत पड़ी? देखिए, जब भी चुनाव होते हैं, तीन बड़े चुनाव देश के अंदर होते हैं। पहला जो हमारा लोकतंत्र 3 टियर लोकतंत्र है, तो पहला तो है जो केंद्र की सरकार आती है, जिसे हम कहते हैं कि लोकसभा के चुनाव। दूसरे चुनाव हमारे विधानसभा के चुनाव हैं और तीसरे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो मतलब नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, नगर परिषद के हैं या नगर निगम के हैं, और चाहे वो पंचायतों के चुनाव हैं, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, इस तरीके से इन लोगों के। तो ऐसे 3 टियर लोकतंत्र है हमारा। और जब देश आज़ाद हुआ और हमारा संविधान बना, 1952 का जो पहला चुनाव हुआ, 1957 का जो दूसरा हुआ, 1962 का जो तीसरा चुनाव हुआ, और यानी 20 साल तक लगभग हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव ही रहा। सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ ही होते थे। 66 के अंदर, अपना 66 के अंदर जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, तो उसके बाद से जो एक चक्र शुरू हुआ सरकारों के गिरने का, सरकारों के बनने का, बिगड़ने का, मतलब वो एक चक्र शुरू हो गया। 356 का उपयोग जो है 100 से अधिक बार हुआ, वो हम सब जानते हैं। उसके ऊपर आज सब शुरू हुआ, वो सब चीज़ें शुरू हुई। तो उसके अंदर ये हालत हो गई कि पिछले 30 बरस से देश में हर बरस कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चुनाव चल रहे हैं। देश की हालत ऐसी हो गई। अब मोदी जी की जो एक कल्पना है, उन्नत भारत, विकसित भारत, मतलब विकासशील तो हम लगातार 75 साल से चल ही रहे हैं। तो वो जो उन्होंने एक टारगेट रखा कि 2047 के अंदर हमें एक विकसित भारत बनना है,
अब विकसित भारत बनने के लिए जो जो उसके बीच में रुकावटें हैं, जब उनको दूर करने की बात आई तो उसके अंदर बहुत सारी बातों के साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि देश के लिए जब कोई आप ऐसा विषय सोचें जो इम्पोर्टेंट है, कोई कानून ऐसा सोचे जो ज़रूरी है, कोई बड़ा काम करने की सोचें, तो तब आपको ध्यान में आता है कि अब हरियाणा के चुनाव हैं, इसके बाद जो है महाराष्ट्र के चुनाव आएंगे, फिर यूपी के चुनाव आएंगे, फिर तमिलनाडु आएंगे। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा स्टेप नहीं उठा पाती कि वो कोई निर्णय कर सके ऐसे जो देश के भले में हो और उसे आगे ये ना देखना पड़े कि आगे चुनाव, ऐसा कोई निर्णय ही नहीं हो पाता। एक बड़ा जो रीज़न इसके अंदर रहा कि लाखों करोड़ों रुपए एक चुनाव में खर्च होते हैं। अब इस व्यवस्था को समझिए, देखिए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे होने हैं। अब लोकसभा और विधानसभा में एक ईवीएम, एक इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, एक मशीन को और रखे जाना है सिर्फ एक बूथ के अंदर। इतने से काम के लिए जब हम चुनाव वो 2 चक्र में होता है तो हम सारी व्यवस्था, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, सारे पुलिस बल, सारे जो मतलब चुनाव संहिता, आचार संहिता, चुनाव के अंदर जो ऑब्जर्वर्स, जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, जो नेता, हर कोई व्यक्ति उसके अंदर लगता है। अब जितना समय वो लगे, 1 सवा साल हमने चुनाव में लगाए और 6 महीने पहले राजनीतिक दल और सरकार की जो अपना मेन टीम है वो चुनाव की तैयारियों में शुरू हो जाते हैं। राजनीतिक दल तो साल पहले शुरू हो जाते हैं किसी भी राज्य या लोकसभा के अंदर जब चुनाव आते हैं। तो यानी प्रधानमंत्री जी 1 साल के लिए बिजी हो गए, मुख्यमंत्री जी 1 साल के लिए बिजी हो गए, सारे हमारे मंत्री नेतागण सब लोग बिजी हो गए। अब वो कहने का मतलब कि उस समय जो है इस समय हालात ये हैं कि कहीं ना कहीं जो है चुनाव होने की वजह से चुनाव आचार संहिता लागू रहता है और सरकारी काम करने में सरकार को तो दिक्कत आती ही आती है, आम लोगों को भी उसका लाभ नहीं मिल पाता। आम लोग जब सरकार के पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि रुकिए, आचार संहिता चल रही है, रुकिए, जो हमारे ये जो अधिकारी हैं ये आसाम में चुनाव कराने गए हैं, रुकिए ज़रा, अभी उड़ीसा का चुनाव आ गया, अब वो ऑब्जर्वर बन के वहाँ गए हैं। तो एक तरह का जो है ना वो पैरालिसिस आ जाता है, वो पॉलिटिकल पैरालिसिस जो है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के जब चुनाव में बिजी होने के कारण आता है, बहुत सारे निर्णय प्रभावित होते हैं। ऐसे ही जब ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर कहीं वो आता है तो वो पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है कि उन्होंने पॉलिसीज़ जो उनका इम्प्लीमेंटेशन या उनको प्रॉपर बनाकर और फिर उनको लाना समाज के अंदर, वो एक बहुत बड़ा टास्क है। फिर उसके बाद जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस हो जाता है कि हमारा क्लर्क से लेके और एक्सियन जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं सारी की सारी वो चुनाव के अंदर लग जाते हैं। आप जाओगे उनके ऑफिस में कि मेरी सड़क बननी है और बोले साहब तो आज ट्रेनिंग लेने गए हैं चुनाव होने का। टीचर सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं एक बड़ी संख्या के अंदर। अब टीचर्स जो इसके अंदर जो है वो एक तो स्कूल के अंदर वो नहीं आ पाते, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। अब चुनाव कराना उनकी विश्वसनीयता है, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी रोज रोज का नहीं, ये कितना जरूरी है। मतलब जैसे अगर हरियाणा ये बात करें तो 3 चुनाव प्रमुख होते हैं, लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया और पंचायत चुनाव हो गया जी। तो 5 साल में 3 चुनाव तो कंफर्म है कि होना ही होने और 3 बार जो है विकास कार्यों में डिस्टर्बेंस एक तरीके से आनी है। अगर 6 महीने हम एक चुनाव का समय माने कि 6 महीने डिस्टर्बेंस रहेगी तो 1.5 साल हो गए ना। और अगर ये तीनों चुनाव इकट्ठे हो जाएं तो यानी 6 महीने में ही सारा काम हो जाएगा। अब बाकी सारे 4.5 साल आप देश के बारे में, देश की तरक्की के बारे में काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो हैं वो केंद्र के प्रीव्यू में आते हैं, तो केंद्र इसको कर सकता है। लेकिन ये बताइए कि ये तो समझ में आ गया कि एक देश एक चुनाव का मतलब है कि एक साथ सभी चुनाव हों, लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक बार हो जाए।
तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होगा कैसे, क्योंकि बड़ा ही टिपिकल सा है हिंदुस्तान में चुनाव कराना, कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन पैदा होती है। लोकसभा का चुनाव अलग तरीके का होता है, विधानसभा का अलग होता है, और पंचायत का तो बिल्कुल ही। ये आखिर में इसकी भी संकल्पना दी गई होगी कि किस तरीके से किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसके अंदर मैं वही बात आपसे बता रहा था कि अभी तो सिर्फ हमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की बात है, क्योंकि ये केंद्र के प्रीव्यू में आता है, ये केंद्र इनके निर्णय करता है। पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव जो हैं उसका जो निर्णय राज्य सरकारें करती हैं, तो ये उनको देखना है कि वो ये कैसे करेंगे। तो इसके अंदर जो कैसे होंगे ये तो सबसे आसान है। जैसे मैंने कहा कि 2 मशीन रखनी है, ईवीएम रखनी है उसी बूथ के अंदर, सारा चुनाव हो जाएगा। और पहले ऐसे होते ही रहे हैं। अब भी जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 8-10 राज्यों के चुनाव तो साथ ही होते हैं, हमेशा ही होते हैं, हर बार होते हैं। और जैसा मैंने बताया था शुरू में कि 1952, 57 और 62 में देश के 3 चुनाव सारे राज्यों में इकट्ठे हुए। तो ये तो जो संविधान की जो मूल भावना है वो तो इकट्ठे चुनाव कराने की है। बाबा साहब ने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसे इतना ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा कि चुनाव अलग अलग होंगे। लेकिन अभी जो मध्यावधि चुनाव हो जाता है या उपचुनाव होता है, उसे कई कारण आते हैं, जैसे कि एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, वो त्रिशंकु हो गई, उनमें से कुछ लोग नाराज हो गए तो उन्होंने अपना समर्थन वापस कर लिया। मैं समझता हूँ कि बीच में कोई सरकार गिर गई तो क्या होगा। तो जब इस तरह की बात आती है तो इस तरह के स्वाभाविक सवाल उठते हैं कि आखिर इनका हल कैसे ढूंढा जाएगा। नहीं, इनका बहुत आसान हल है। इसका देखिए, जैसे कोई सरकार गिर गई और उसका टर्म बचा है 2 साल का, तो 2 साल के लिए बाई इलेक्शन होगा। अगर उसका टर्म सरकार का 3 साल का बचा है तो 3 साल के लिए बाई इलेक्शन होगा। अगली सरकार जो चुनी जाएगी वो 2 या 3 साल जो भी बचा हुआ समय है उसके लिए चुनी जाएगी। और लेकिन बाकी सब राज्यों के अंदर चुनाव साथ ही होंगे। इसका सिंपल सा तरीका है। किसी कारण से गिरती तो अगली केंद्र की सरकार बचे हुए समय चुनी जाएगी। समय निश्चित कि अगर हम आज की बात करें 29 में चुनाव होगा, 34 में चुनाव होगा, 34 के बाद 39 में चुनाव होगा, 39 के बाद 44 में चुनाव होगा, समय निश्चित हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी हैं उसके अंदर कोई 6 महीने से पहले, अगर 6 महीने का समय बचा है, कोई सरकार गिर जाती है तो उतने समय का तो हम वैसे ही क्लॉज है हमारे संविधान के अंदर कि आप अगले चुनाव को इकट्ठे करा सकते हैं। उसके अंदर केंद्र का मतलब राज्यपाल का शासन या केंद्र का शासन उसमें हो जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा सा कानून एक ड्राफ्ट करके पूरी कमेटी ने, जिसके अंदर बहुत बड़े कानूनवेत्ता थे, बहुत बड़े बड़े लोग उसके अंदर शामिल थे, उन सब ने ये पेश किया। लेकिन अभी जो जैसे मान लीजिए कि ये कानून बनता है तो अभी कैसे हो, क्योंकि अभी तो ऐसा कोई साल नहीं जाता जब किसी न किसी राज्य में चुनाव ना हो। तो ये शुरुआत कैसे होगी कि लोग मानेंगे कि अब जिसके 2 साल 3 साल बचे हुए हैं, अलग अलग एक तरीके से मतांतर होता है, अलग अलग पार्टियों का अलग अलग विचार होता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती, क्या ये इस बात में स्वीकार हो पाएगा कि आज जहां हर साल चुनाव हो रहा है सभी अपने हितों को त्याग करके जो है एक साथ चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, 42 में से अधिकतर दलों ने देश के इसके ऊपर एक राष्ट्र एक चुनाव पर सहमति जताई है। जो भी दल, अगर कुछ दल तो विरोध के लिए विरोध करते हैं, वो हर बात पे विरोध करते हैं, अगर उनके नेताओं से आप पर्सनली कभी बात करें तो वो भी इसके विरोध में नहीं है। सभी चाहते हैं कि ये चुनाव इकट्ठे होने चाहिए। देखिए, इसमें धन बचता है, समय बचता है। और वो प्रक्रिया कैसे होगी, मतलब कि मुझे ये थोड़ा बताइए। हाँ, प्रक्रिया में तो देखिए, जैसे अब अगला चुनाव 29 में होना है, तो जो चुनाव 29 के आसपास बहुत सारे राज्यों के, जैसे हरियाणा है, महाराष्ट्र है, जिनके 6-8 महीने के अंदर होने हैं, उनका चुनाव 29 में इकट्ठे करवाया जा सकता है। जो बाकी राज्य बचेंगे उनका चुनाव जैसे हो रहा है होता रहेगा। अगली टर्म में
उनका बाकी बचे हुए समय के लिए, जैसा कि बाय इलेक्शन मैंने आपको बताया, तो बचे हुए समय के लिए सरकार चुनी जाए और 34 के अंदर सारे देश में इकट्ठे चुनाव हो सकता है, ऐसी संभावना है। मतलब इस तरह का अभी ऐसा कुछ निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी संभावना हो सकती है। इस तरीके से ये पॉसिबल है, बड़े आसान तरीके से, कि अगला चुनाव जो भी हो, जब हमने चुनाव देश के घोषित कर दिए से कि हमने अगला चुनाव, एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, कि हमने अगला चुनाव जो सारे देश के अंदर इकट्ठे वो 2032 में करेंगे हम, तो उससे पहले जो भी सरकारें बनेंगी वो कम या ज़्यादा करके 5 या 7, 6 साल या 3 साल, 4 साल, जब भी उनका टर्म आएगा, वो 2032 तक के लिए हर चुनाव हो कर लें, तो उससे हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये होता है कि आमतौर पर विपक्षी पार्टियों का जो संदेह है उसको लेकर के कि एक तरीके की लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें व्यवधान आएगा। आमतौर पे जिस तरीके से अगर किसी से रजामंदी नहीं है किन्हीं मुद्दों पे, और अगर वो मुद्दा उठाया जाता है और उसको ले कर के सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाता है, तो इस तरह के जो आज़ाद विचार है, जो आज़ाद मुद्दे हैं, उनको लेकर के काफ़ी व्यवधान पैदा होगा। इस तरह की बातें जो है विपक्षी दल कहते रहते हैं कि अब आजकल में, जैसे आप पिछले इलेक्शन में देखा होगा आपने, कि कई बार ऐसा होता है कि किसी मुद्दे को लेकर के एजेंडा, मतलब मुद्दा बनता है और उसके विरोध में जो त्रिशंकु सरकारें होती हैं वो अपना समर्थन कोई ना कोई पार्टी खींच लेती है। तो ये कभी भी हो सकता है आजकल के सिनेरियो में। जब ये एक देश एक चुनाव होगा तो राजनीतिक पार्टियों का जो सबसे बड़ा डर है कि हम जो है अपने जो विचार हैं, जो छोटे दल हैं ख़ास तौर से, वो नहीं कह पाएंगे, जो कि 3 पार्टियों की, 4 पार्टियों की, जैसे राजस्थान में ही है कि राजस्थान में बसपा है, 3 दल की ही थी गहलोत सरकार में। अगर उसकी बातों को ना माने कोई, तो उसका कुछ अहमियत ही नहीं रह जाती है। आखिर में तो सरकार 3 साल चलेगी, और अगर चलेगी भी और समर्थन वापसी हुआ तो अगला चुनाव भी जो है 2 साल का होगा। तो ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? देखिए, इसमें 2 चीज़ें मैं, विपक्षी दल जो सोचते हैं, वो 2 संशय की मैं आपको स्पष्टीकरण देता हूँ। पहला तो जो बात आपने कही है उसको लेके अंदर किसी तरह का देखिए, चुनाव सिर्फ एक समय होना है, बाकी कहीं भी किसी चीज़ के अंदर कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ एक चीज़ छोड़ के कि टाइमिंग ऑफ इलेक्शन। अब एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित सिर्फ यह है कि एक देश एक समय चुनाव, इसके अलावा और किसी चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं है। पहले तो इसको समझने की ज़रूरत है। दूसरा संशय जो है कि फेडरल स्ट्रक्चर को, जो सरकार का फेडरल स्ट्रक्चर है, जो इशारों में आपने बात कही है, उसकी कहीं कोई बात नहीं है कि जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा संविधान जैसा है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, चाहे वो विपक्षी दलों की अपनी है, चाहे अपोजिशन है, चाहे वो पक्ष का दल है। जो उनकी नियम हैं, जो कायदे हैं, जो कानून है, वो सब वही रहने वाले हैं। इसमें सिर्फ समय को छोड़ के और कोई बदलाव नहीं। हमारे स्ट्रक्चर की कोई छेड़छाड़ नहीं है कि केंद्र किसी राज्य के किसी भाग के अंदर कोई अपनी इंटरफेरेंस कर रहा है, या राज्य जो है वो केंद्र के किसी नियमों के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। वो जैसे जो संविधान की मूल भावना है, जो संविधान लिखा है, वो वैसे ही रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। यानी एक राष्ट्र एक ही समय चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब ये है, बस। आपत्तियां, कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी वो तब भी सरकारें गिरा सकते हैं। सब गिराएंगे, वो उनका निमंत्रण है, आमंत्रण है उन्हें। अगर उन्हें लगता है कि ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही तो गिराने का प्रयास जो करते हैं, उन्हें बेसिकली सरकार गिराना मोटिव नहीं होता। जो देश हित के लिए, राज्य के हित के लिए जो फैसले लिए जाते हैं, उसके अंदर उनका वो लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। मेरा ये मानना है इसके अंदर, क्योंकि एक कंक्रीट विपक्ष जो है वो हमेशा
तभी वो गिराने की बात आती है, नहीं अदरवाइज़ तो अब भी 10 साल से सरकारें चल रही हैं, सारी अच्छे से चल रही हैं, किसी सरकार को शायद नहीं गिराया गया। एक मणिपुर का जो अगर किस्सा है वो भी भाजपा की अपनी सरकार थी, पे लगाया। अच्छा, दूसरा जो सवाल उठता है कि भारत में जो चुनाव कराना है अपने आप में एक मैराथन काम है, बहुत विशाल प्रक्रिया होती है। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, अभी तो क्या हो रहा है कि एक साथ जो है लोकसभा का हो रहा है तो कुछ राज्यों के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि एक बहुत बड़ी मशीनरी लगेगी दोनों चुनाव को एक साथ कराने में, और संसाधन भी बहुत बड़े पैमाने पे लगेंगे इस चीज़ को कराने के लिए। तो जो इतना पैसा खर्च होगा उसको कैसे एड्रेस करेंगे, क्योंकि आसान तो नहीं है। 150 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में, और उस जगह इतना बड़ा विशाल देश है, एक साथ चुनाव कराना, हर जगह पे हर संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा प्रोवाइड करना, ये कहते हैं बड़ा मोटा पैसा खर्च होगा इसको भी लेकर के। तो इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? नहीं, ये देखिए, ये प्रश्न के अंदर आप एक बात देखिए, आपके प्रश्न में ही उत्तर है। अब लोकसभा की जो चुनाव की तैयारी होती है उसके अंदर अगर विधानसभा के चुनाव साथ हो तो क्या एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्या एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ की जरूरत पड़ेगी चुनाव करने के लिए? नहीं पड़ेगी। किस चीज़ की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी? एक चीज़ की, वो है ईवीएम, कि एक की जगह 2 मशीन लगेंगी। और ईवीएम जो है उसका तो ये है कि आप आज 7 चरण में चुनाव करा रहे हो, आप 10 चरण में करा लें उसे। और कुछ अगर ईवीएम बनानी भी पड़ती हैं तो जो खर्च होता है अलग अलग चुनाव कराने में, लोकसभा और विधानसभा का, उसका तो नगण्य खर्च होगा। कि जो सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी पुलिसिंग, सारी की सारी व्यवस्थाएं जो 2 बार करनी पड़ती हैं राज्यों को, केंद्र को, 2 बार हमारा सारा समय लगता है, उसका तो नगण्य खर्च होगा अगर हमें कुछ ईवीएम अगर हमें बनवानी पड़ती हैं। नहीं तो 7 की जगह 10 चरण में होगा, 7 की जगह 12 चरण में होगा। इतना ही तो फर्क है, सिर्फ कुछ चरणों का फर्क आएगा, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। बाकी सब खर्च तो वही होना है जो एक लोकसभा चुनाव के अंदर होगा, क्योंकि पूरी लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे ज़्यादा व्यवस्था होती है, सबसे मजबूत व्यवस्था सिक्योरिटी की होती है, सबसे मजबूत व्यवस्था उसके अंदर ऑब्जर्वर्स की होती है, सबसे मजबूत व्यवस्था उसके अंदर जो चुनाव करवाने वाली टीम होती है, सारे के नीचे एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, जो सरकारी जो मशीनरी है उसकी होती है। तो कहीं भी और तो कोई परिवर्तन नहीं आना। और हम तो करते ही रहे हैं चुनाव, हमारे हरियाणा के अंदर भी चुनाव हुआ है, 90s के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर इकट्ठे चुनाव हुआ है। और वैसे भी तो 8-10 स्टेट, उड़ीसा और अपना केंद्र के चुनाव लगातार पिछली 4-5 बार से साथ हो रहे हैं। मतलब ये होगा कि कम से कम वो समय अब 5 साल वाला नहीं यूज़ होगा, एक बार चुनाव हो जाएगा तो 5 साल आप देश के लिए, देश की प्रोग्रेस में काम कर पाएंगे। बार बार चुनाव के लिए आपको मैदान में नहीं आना पड़ेगा। खर्च जो है आप ये मानिए कि आधे से भी कम खर्च होगा। जो लोकसभा के अंदर जो खर्च होता है और जो विधानसभा के अंदर लगातार राज्यों के अंदर, क्योंकि विधानसभाओं में लोकसभा से बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है। अब अगर हम कुरुक्षेत्र विधानसभा की बात करें, हम कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, तो एक लोकसभा के अंदर हमारी मतलब 9 सीटें है ना जी। अब 9 विधानसभा के अंदर जितना बड़ा पैसा खर्च होता है, अगर लोकसभा के हिसाब से देखें तो उससे तो बहुत कम पैसा हम लोकसभा में खर्च करते हैं। आप तो वो कितना पैसा बचेगा हमारा। हालांकि विधानसभा का जो खर्च है वो तो करना ही है कैंडिडेट्स ने, लोकसभा का भी होना है, लेकिन एक बार में जो बाकी सरकार का खर्च है वो बच जाएगा। अब एक जगह मैं बैठा था, वहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी के साथ हम लोग बैठे थे, तो एक व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, हमारे एक बिजनेसमैन ने, कि जी चंदा एक बार देना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं समाज के अंदर जो लोगों को सब अपने अपने जो पॉल्यूशन है नॉइज़ का, लोगों के बीच में बार बार जाने का, और ये हुआ इस बार तो
कि सोनीपत के अंदर जो मेयर का चुनाव हुआ उसके अंदर 28% वोटिंग हुई। मतलब लोगों के अंदर इतनी उदासीनता हो गई वोट डालने के लिए कि 6 साल पहले आपने एक चुनाव कराया, 6 महीने बाद दूसरा कराया, अब 6 महीने बाद तीसरा हो गया। 1.5 साल के अंदर 3 चुनाव करने से वोटर में उदासीनता आ गई। क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है कि हम 28% वोट से हम किसी को चुनेंगे? ऐसे ही 30-32% पे बाकी सारे मेयर चुने गए। हमारे जो चेयरमैन जो चुने गए नगर परिषदों के, मुझे लगता है कहीं भी शायद 40-50% के करीब वोटिंग, इससे ज़्यादा नहीं हुई। तो इतना वोट परसेंट गिरना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको लेकर ये भी चर्चा हुई है कि मतलब ये तो बड़ा इशू है कि जिस तरीके से लोगों में उदासीनता आ रही है एक चुनाव को लेकर के, क्या ये भी एड्रेस करने के बारे में सोचा हुआ बिल्कुल, आप देखिए कि अगर एक ही बार चुनाव हो 5 साल में तो कितना उत्साह होगा लोगों के अंदर कि 5 साल बाद आप वोट डालने जा रहे हैं, तो लोगों के अंदर कितना उत्साह होगा कि उन्होंने अपने लीडर्स को चुनना है, उन्होंने देश की सरकार को चुनना है, देश के निर्माण के लिए जो अच्छे लोग हैं उन्हें चुनना है। इस बात को लेके बार बार होगा तो वो उत्साह खत्म हो गया, और ये तो हम देख ही रहे हैं। नहीं तो जो लोकल चुनाव होते थे हरियाणा के अंदर, मुझे नहीं लगता कभी 70-75% से कम वोटिंग हुई। हमने आपने सबने देखा है, हमेशा हम देखते थे कि 78% वोट हुआ हरियाणा के अंदर। दूसरा एक जो मशीनरी है उसका भी काफ़ी फ़ायदा होगा कि जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, आए दिन देखा जाता है कि ख़ास तौर से बच्चों को, जो छात्र पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, वो उनको काफ़ी नुकसान होता है। सरकारी मशीनरी पूरा जो है विकास के कार्यों को रोक करके केवल चुनाव कराने में ही लिप्त रहती है। इसका भी एक बदलाव नज़र आएगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ सरकारी मशीनरी नहीं, सरकारी मशीनरी में सब लोग, सभी ऑफिस से ड्यूटी लगती है। बच्चों का इसलिए नज़र आता है क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी फोर्स है, वो इसलिए नज़र आता है कि 50% टीचर चुनाव करा रहे हैं, 20% टीचर करा रहे हैं। सभी सरकारी दफ्तरों में ऐसा है, किसी भी सरकारी ऑफिस के अंदर आप चले जाएं, सबके अंदर आधे अधिकारी आपके चुनाव में व्यस्त होते हैं। अब चुनाव कराना जो है वो अपने एक ड्यूटी भी है सभी सरकार के लोगों की। तो आपको बाकायदे बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है एक देश एक चुनाव को लेकर के, और ये आम लोगों को बताने के लिए कि मतलब इस तरह का प्रावधान जो है सरकार एक कानून ला सकती है जिसको देश को फ़ायदा होगा। किस तरह का काम अभी आप लोग कर रहे हैं? जी देखिए, सरकार ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है वो अवेयरनेस की जिम्मेदारी सौंपी है कि हम समाज के बीच में जाएं, समाज के हर वर्ग के बीच में, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो किसान है, चाहे युवा है, चाहे महिला है, चाहे वो गणमान्य व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है, चाहे वो एक मजदूर है, हर के पास जाए, हर व्यक्ति से जब, लेकिन आज तक हमें एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये बोला कि इसका कोई नुकसान है, फायदा हुआ। प्रश्न जरूर हो सकते हैं विपक्ष के मन में, चाहे वो सही मायने में हो, चाहे अनजाने में हो, चाहे वो विरोध करने के लिए हो, प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन इस बात में सब सहमत हैं कि पक्ष को फायदा हो, विपक्ष को फायदा हो, ये पता नहीं किसका नुकसान हो, लेकिन देश का फायदा जरूर होगा। कि इस बात में सब लोग सहमत हैं कि अगर एक साथ चुनाव कराते हैं तो देश का तो भला होने वाला, देश का कोई नुकसान नहीं। और यही सबसे बड़ी बात है, यही हमारी मोटिवेशन है, इसी बात को लेके हम सारे समाज के बीच में जा रहे हैं कि देश का भला अगर किसी बात में होता हो, वो नुकसान हो सकता है हमारा, हो वो नुकसान हो सकता है दूसरे का। और मैं इस बात में आगे बढ़कर एक बात बोलता हूँ जो कि मेरी लाइन नहीं है, कि अल्टीमेटली भाजपा को तो इसका नुकसान होना है, भाजपा को इसका फ़ायदा नहीं है डायरेक्ट। अगर मेरे को, भाजपा बड़ा दल है, उसको पैसे का इशू नहीं है, सरकार है उसकी, है ना जी, उसके बाद उसके पास समय की जो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें लीडरशिप की, अगर हम बात करें, मोदी जी उसके पास बड़े लीडर हैं। अब मोदी जी अगर एक साथ चुनाव होगा तो हरियाणा में 10 रैली करने तो नहीं आ पाएंगे वो।
तो ये हमें एक बड़ी बात है। लेकिन अब लोग पूछते हैं कि अगर भाजपा को नुकसान होना है तो फिर आप क्यों कर रहे हो इससे। इस तरह के आरोप लगाते हैं कि इससे भाजपा को फायदा होएगा। हाँ, लेकिन भाजपा को तो मुझे लगता है कि नुकसान होना है इससे, लेकिन उसके बाद भी फिर वो बोलते हैं कि फिर आप क्यों कर रहे हो, भाई देश का भला होना है इसलिए कर रहे हैं। दूसरा, आप लोगों ने कितनी सभाएं अभी तक आप लोगों ने की हैं, किस किस तरह के लोगों से आप लोगों ने संवाद किया है? देखिए 500 से अधिक जो गोष्ठी, बैठक, सेमिनार और सभाएं हो चुकी हैं। हर फॉर्म के अंदर हमने, हर वर्ग के अंदर हमने इस तरह की सभी सभाएं की हैं। 10-20 लोगों के साथ से लेके और 5000 तक की सभा के अंदर ये सब विषय रखे गए हैं। 50,000 तक की सभा में भी ये विषय रखा गया। तो इस तरीके से संवाद भी होता है? बिल्कुल संवाद होता है, सेमिनार होता है। इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने पेपर्स निकाल रही हैं, वो इसके ऊपर चिंतन कर रही हैं। इसके अंदर जो 3-4 डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली जुड़े हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे लॉ इसके अंदर जुड़ा है, इसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर जुड़ा है, इकोनॉमिक्स इसके अंदर जुड़ा है। तो ऐसे ही जो 3-4 डिपार्टमेंट हैं ये अपने अपने पेपर्स निकाल रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं इसके अंदर कि इसका समाज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इकोनॉमी पे कितना बेनिफिट होने वाला है। तो वो सब कुछ हमारे पास है कि वो उन्होंने क्या किया इसके अंदर। तो क्या इकोनॉमी पे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए इकोनॉमी के अंदर अगर हम देखें कि जो 2019 का चुनाव था उसके अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर जो खर्च था वो लगभग 66,000 करोड़ का था। और 2024 का जो चुनाव हुआ उसके अंदर 1,15,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। ये वो है जो सरकारी आंकड़ा है। इसके अलावा जो खर्च होते हैं वो आप कल्पना कर सकते हैं। तो अगर ये सिर्फ लोकसभा के चुनाव है, अगर सभी विधानसभा के चुनाव लगाएं तो एक आकलन है एक एजेंसी का, जो स्वतंत्र एजेंसी है, उसका कहना है कि 4,20,000 करोड़ रुपए का चुनाव के ऊपर खर्च होता है, लोकसभा और विधानसभा के टोटल। अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो ये खर्च कितना कम होगा। और अगर जितना भी खर्च बचे, चाहे वो 1 लाख करोड़ बचे, 2 लाख करोड़ बचे, तो वो सरकार का जो है वो डेवलपमेंट में जो लगेगा, चाहे वो हेल्थ में लगे, चाहे वो एजुकेशन में लगे, और चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगे, जहाँ भी वो पैसा लगेगा कितनी डेवलपमेंट होगी, कितना उससे प्रोग्रेस होगी। एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर की बजाय एक इन्वेस्टमेंट होना, दोनों का अंतर आप सबको अच्छी तरह से। तो जब आप लोग जाते हैं तमाम जगह सभा करने, तो संवाद करते हैं, तो आमतौर पे किस किस तरीके के सवाल आप लोग को सामना करना पड़ता है? कुछ सवाल है जो इंटरेस्टिंग हो, जो एक इंटरेस्टिंग सवाल है। क्षेत्रीय दल ये कहते हैं कि इससे भाजपा को ये फ़ायदा होगा कि जब व्यक्ति ने जो वोट देना है तो वो अगर लोकसभा में जिसको वोट देना है वही विधानसभा को देना है। लेकिन जब मैं इसका एग्जाम्पल उन्हें बताता हूँ कि इस तरह के हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे अलग अलग सरकारें चुनी गई हैं लगातार। जैसे उड़ीसा इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि वहाँ चुनाव होता रहा और पिछली 4 बार से इस बार वहाँ भाजपा ने दोनों चुनाव जीते हैं। लेकिन उससे पहले 4 बार जो है बिजू पटनायक और नवीन पटनायक जी के, वो विधानसभा वो जीतते थे और भाजपा लोकसभा जीतती थी। इसका दूसरा बड़ा एग्जाम्पल है दिल्ली का चुनाव। दिल्ली के अंदर भाजपा 7 की 7 सीटें जीतती रही और 6 महीने के अंतर पे जब विधानसभा होती थी तो एक बार 67 सीट जीती दूसरे विपक्ष ने, 70 में से 67 सीट, और वहाँ 7 सीट सारी की सारी भाजपा। ये हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारा वोटर जो है वो बहुत समझदार है, उसे पता है कि उसे कहाँ पर। इस बार तो लोग माला लेके तैयार बैठे थे, लोगों ने अचकन सिलवा ली थी कि वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां हो गई थी। लेकिन जनता ने क्या किया, जनता को पता था कि उसे किसे चुनना है, किसे सत्ता देनी है, किससे सेवा करनी है, ये जनता ने तय करना है। लेकिन हरियाणा में तो ये कहा जाता है, नवीन जिंदल ने बाकायदे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया था कि जब केंद्र सरकार चुनती है हरियाणा में, जिसकी सरकार केंद्र में बनती है उसी की राज्य में भी बनती है। नहीं, ये तो देखिए ये तो फिर, लेकिन चुनाव तो अलग अलग है। यहाँ भी आप मेरी बात का ही समर्थन कर रहे हैं कि अलग अलग चुनाव होने के बाद भी आप जो केंद्र में, यहाँ का वोटर बड़ा समझदार है। हमारे जो हरियाणा का जो वोटर है, हमारी जो पॉलिटिकल सोच है वो बहुत अच्छी है, बहुत, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत मैच्योर है। उन्होंने हमेशा उसको चुना है जो डेवलपमेंट करता है। इसके अंदर कहीं उन्होंने कास्ट को नहीं देखा, कहीं रिलीजन को नहीं देखा।
सिर्फ उन्होंने एक चीज़ देखी कि उनका भला कौन कर सकता है, कौन सेवा अच्छे से कर सकता है, बस इसी बात को देख के यहाँ का वोटर वोट करता है। तो आखिरी सवाल आपसे कि अगर आप जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, अगर आम जनता को आपको कुछ कहना हो, एक देश एक चुनाव को लेकर के मैसेज देना हो, तो क्या देंगे? मेरा सभी सारी जनता से यही निवेदन है कि इसके लिए आप चर्चा करें, आपस में बातचीत करें। अगर कोई विषय ऐसा लगता है कि जिसके कारण से देश पे फ़र्क पड़ता हो, देश की डेवलपमेंट के ऊपर फ़र्क पड़ता है, तो उसका समर्थन और उसका विरोध जरूर करना चाहिए। खुल के इसका समर्थन करें, और अगर कोई बात ऐसी लगती है कि जो इसमें गलत है, उसका विरोध खुल के करें। लेकिन मुझे कहीं नहीं लगता कि एक राष्ट्र एक चुनाव के अंदर कहीं कोई विरोधाभासी बात है। इसका ड्राफ्ट आप कानून जो है वो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, जो कानून इसके अंदर प्रपोज किया गया है, और इसकी जो भी कमियां हैं वो आप लिख के बता सकते हैं। आपका स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उम्मीद करते हैं कि आम जनता को या हमारे व्यूअर्स को जो है पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि एक देश और एक चुनाव आखिर केंद्र सरकार, भारत सरकार क्यों कराना चाहती है और इसके लिए क्यों कानून ले करके आ रही है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।